इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं एडन को, जो कि शीरा से पूछ रहा होता है तुमने क्या क्या सुना है। शीरा घबराती हुई कहती है मैंने कुछ नहीं सुना, क्योंकि आप लोग मेरे से काफी दूर थे, इस वजह से आपके आवाज साफ साफ नहीं आ रहे थे। मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, इतने में मैंने कुछ आवाज सुनी। उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कोई लड़की किसी लड़के से झगड़ रहा हो, लेकिन कुछ ही देर में मैं समझ गई ड्यू के ओपोनेंट में लेडी वेलिटा थी। इतना कहकर शीरा अपने मन में सोच रही थी मैंने तो ये सब कह दिया, क्या ये आगे जाकर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे, क्या ये काम कर गया। इतने में हम देखते हैं एडन को, जो कि उसे घूर कर देख रहा होता है और वे कहता है लेडी शीरा मुझे आप पर विश्वास है। ये शब्द सुनकर शीरा के जान में जान आता है। इतने में एडन कहता है लेकिन आप एक बात याद रखें, आपने हेरन के ब्लशिंग के बारे में बात किए थे, जिसके कारण मैं आपको छोड़ रहा हूँ। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है मैं इसे अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लूंगी। आगे एडन कहता है इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो भी हुआ है इसके बारे में तुम बाहर जाके किसी को नहीं बताओगी, क्या तुम समझ गई। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा को, जो कि अपने बेड पर लेटी हुई सोच रही थी मुझे ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी, मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। इस एक दिन में इतना कुछ घटना घट गया मानो कि ये एक सपना था। इसके ऊपर से ऐसा कुछ भी मेरे साथ घटित हो गया है जो कि मेरे पिछले लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वे करवट बदलते हुए सोचती है एडन रिप्लेटन। उसे देखकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेरे बातों पर विश्वास कर रहा हो, लेकिन वो क्यों मुझे जाने दिए। और एडन और वेलिटा के बीच में जो भी वार्तालाप हो रहा था उससे ऐसा लग रहा था वे बहुत ही गंभीर बात पे चर्चा कर रहे थे। मैंने पहली बार वेलिटा को देखा था इतने फेक पोलाइटनेस के साथ किसी से बात करते हुए। इतना सोचते ही वे अपने बेड पर उठकर बैठती है और कहती है मुझे इस बारे में और भी ज्यादा सबूत इकट्ठा करना होगा। आगे वो कहती है मेरे पेरेंट्स मेरे मॉम के ट्रीटमेंट के लिए मेरे मॉम और डैड दोनों शहर से बाहर जा रहे हैं और उन्हें आने में लगभग कुछ महीनों लग जाएगा और इतना समय मेरे लिए काफी है कुछ सोचने के लिए। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा को और उसके साथ एक और बंदे को जिसका नाम रिपीटर होता है और वो शीरा का पर्सनल बॉडीगार्ड रहता है। वे दोनों शहर के किसी दुकान के पास जाते हैं और कहते हैं हम आ गए। इतने में वहाँ खड़े एक आदमी उनके आवाज को सुनकर घूमता है और वे पूछता है आप लोग क्या लेना चाहेंगे, चाय या कॉफी। शीरा कहती है नहीं हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए और वे अपने टोपी को उठाते हुए कहती है हम यहाँ किसी दूसरे काम के लिए आए हैं। वो आदमी ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है ठीक है मुझे फॉलो करे। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं वे तीनों को एक रूम के अंदर, जहाँ एक लड़की बैठकर कुछ लिख रही होती है और वे शीरा से पूछती है आपको यहाँ क्या लेकर आ गया माई लेडी। शीरा अंदर के नजारों को देखकर चौंक जाती है और अपने मन ही मन में कहती है मुझे कभी पता ही नहीं चला था इस छोटे से दुकान के अंदर इतना बड़ा एक सीक्रेट रूम भी है। और शीरा उस लाल कलर के बाल वाली लड़की को कहती है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो लड़की कहती है क्या आप सचमुच ये समझ रहे हैं हम किसी इन्फॉर्मेशन गिल्ड के पार्ट हैं। शीरा उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है नहीं, लेकिन तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है वो किसी भी गिल्ड से काफी बढ़िया है और तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जो भी है वो एकदम सटीक बैठता है। इस लड़की का नाम जिल्डा होता है, जो कि थीफ गिल्ड का मेंबर होती है। जिल्डा शीरा को हैरानी से देख रही होती है और कहती है क्या इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। आगे वो कहती है क्या होगा अगर मैं कहूँ नहीं दूंगी तो क्या। शीरा कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगी किसी चीज के लिए, क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेस विमन हूँ। ये शब्द सुनकर जिल्डा हैरान हो जाती है और कहती है तो क्या। इतने में
शीरा रिप्लाई करती है, मैं ज्यादा कुछ नहीं, केवल तुम्हारे ऊपर टैक्स बढ़ा दूंगी, जिसके कारण तुम्हें तुम्हारा गिल्ड को मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इतना सुनकर ही जिल्डा का होश ही उड़ जाता है और वो कहती है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तुम्हारे टेरिटरी में जितने भी लोग रहेंगे उन्हें जीना मुश्किल हो जाएगा और मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगी। आगे वो मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन अगर थीफ गिल्ड चाहे तो वे अपने आप को मदद कर सकते हैं, तो क्या आप मुझे इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे? ये सुनकर जिल्डा का होश ही उड़ जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या कहे। कुछ देर सोचने के बाद वे कहती है, आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए? सीन यहाँ चेंज होता है बक की ओर, जो कि थीफ गिल्ड का ब्रांच लीडर होता है और वे वही आदमी होता है जो पहले शीरा को जिल्डा से मिलवाया था। शीरा उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, ब्रांच लीडर, तो क्यों आप इस क्लर्क के काम कर रहे हैं? बक कहता है, कुछ चीज छुपा कर रखने में ही भलाई होता है। शीरा उससे पूछती है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो रिप्टॉन और बोजवान के रिलेशनशिप लेकर? बक सोच में पड़ जाता है और वे कहता है, ये बात इतनी भी मुश्किल नहीं है समझना। ये दोनों परिवार के बीच में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पास्ट में। इसे सुनकर शीरा और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, रिप्लेटॉन और वेलिटा के बीच में क्या संबंध है इसे लेकर। आगे वो पूछती है, इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या लिखा था? बक कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को लिखे हुए 50 साल बीत गए हैं और मुझे साफ साफ कुछ भी याद नहीं है, लेकिन बोजवान फैमिली के हेड वे लोग उस समय ड्यूक रिप्लेटन के साथ एक अग्रीमेंट साइन किए थे और वे लोग अग्री किए थे कि जितने भी कैपिटल सप्लाईज होगा वे सब उनके छोटे बेटे को दिया जाएगा। कारण काफी ही आसान है, क्योंकि वे लोग इलीगल ट्रेड कर रहे होते हैं। शीरा ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है, क्या इलीगल ट्रेड? आगे वो पूछती है, इस ट्रेडिंग में कौन कौन सा आइटम भेजा जा रहा था? बक गंभीर होके कहता है, बोजवान ड्यूक के पास सब चीज था। तो फिर आप क्या सोच रही हैं? रिप्लेटन के साथ वे किस चीज का ट्रेड कर रहे होंगे? शीरा इतना सुनकर वे भी गंभीर हो जाती है और उसे बक के बातों पर विश्वास नहीं होता है। नहीं, कहीं तुम डिमोनिक बीस्ट के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? बक कहता है, हाँ, क्योंकि वे बीस्ट मैजिकल पावर कंटेन करते हैं और उनका यूज काफी ज्यादा होता है। मार्केट में उनके कीमत काफी ज्यादा है, जिसलिए वे लोग रिप्लेटन से कीन कर बोजवान फैमिली मार्केट में बेचा करते हैं। मेगास सामेंस इसमें शामिल है। इसे कीनने वाले लोग साधारण व्यक्ति भी हैं, जो कि इसके वैल्यू को समझ सकते हैं, किंतु इन्हें मारना इतना आसान भी नहीं है, जिसके कारण सप्लाईज काफी लिमिटेड क्वांटिटी में आता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैजिकल बीस्ट हिरण्या के जंगल में छिपे हुए हैं और उन्हें ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता है। लेकिन रिप्लेटन के केस में ऐसा नहीं है। मैजिकल बीस्ट को बेचकर ही रिप्लेटन में जितने भी लोग हैं वे सब अपने जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर वे लोग अपने लैंड में ही फूड को हार्वेस्ट करने लगे तो फिर उन्हें इस तरह की काम ना करना पड़े। इतना कहकर बक एक वसीयत को शीरा की ओर फेंकता है और कहता है, 50 साल पहले रॉयल फैमिली अचानक से बैन कर दिए थे इस तरह की मैजिकल बीस्ट के जितने भी एक्सेसरीज हैं उन्हें बेचने के लिए। शीरा उस वसीयत को पढ़ती है और कहती है, अच्छा, अभी मुझे याद आया, मैं इस लॉ के बारे में अपने पास्ट लाइफ में पढ़ी थी। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।